Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class which is about the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the most important questions and one special topic which is the Indian Institute of Chartered Accountants of India, which is the largest institute of Indian accountants. तो मैं एक स्पेशल टॉपिक पे जो है बताने वाला हूँ और उसके साथ ही 10 क्वेश्चन रोज की तरह आज भी। तो 8 बज चुके हैं, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का 10 सवालों को जानेंगे, उसके बाद जो है स्पेशल टॉपिक पे। ये क्लास जो है एवरीडे 8 PM में होती है। आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी जुड़ सकते हो क्लास से, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी जुड़ सकते हैं एवरीडे 8 PM। और बता दूं कि 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। जो भी कैंडिडेट SSC, CGL, RRB, रेलवे, बैंकिंग से की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हो मेरे क्लास से। फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे डेली क्लास होती है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंटों के लिए। तो आपको जानना और आपके लिए क्लास स्पेशली बनाया गया है। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूं कि इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम को कितने राज्यों में उद्योग आधारित GIS सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो कल ही भारत सरकार के द्वारा ये जो है ये घोषणा की गई है। तो बता दूं कि का 17 राज्य, ग ख 10 राज्य, ग 15 राज्य, घ 5 राज्य। तो का सही विकल्प है आपका, यानी 17 राज्यों में जो है ये लैंड बैंक जो है इंडस्ट्रियल लैंड बैंक तैयार की जाएगी, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है जमीन को जो है इंडस्ट्री के लिए लगाया जाएगा। तो लैंड बैंक पहली बार देश में चालू होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी सरकारी संस्था में IPO की प्रक्रिया किस सरकारी संस्था में IPO की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अध्यक्ष का पद खत्म किया गया है। तो का एयर इंडिया, खा LIC, गा सेल और घा कोल इंडिया। तो LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में जो है अध्यक्ष पद को खत्म कर दिया गया। और बता दूं कि MD और CEO सिर्फ जो है 2 पद रखा गया है, ताकि इस पद को हटाने का मेन मकसद है जो IPO आ रहा है उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। भारत में किस देश की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में FDI के लिए आवंटित किया गया है। तो मैं बता दूं कि बीमा क्षेत्र में FDI को 49 से 74% कर दिया गया है। तो बता दूं कि का अमेरिका, खा रूस, गा जापान और घा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए ब्रिटेन की जितनी कंपनियां सबको बुलाया गया है, ताकि बड़े पैमाने पर जो है FDI आ सके और यहाँ का मार्केट में जो है एक बढ़ावा मिल सकेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो का उपमानकीय परिसंपत्तियां, खा संदिग्ध ऋण यानी डाउटफुल डेब्ट्स, गा हानि संपत्तियां लॉस ऑन एसेट्स और घा अवमूलित परिसंपत्तियां। तो अवमूलित संपत्तियां घा आपका सही विकल्प है। तो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में जो है अवमूलित परिसंपत्तियों को नहीं रखा गया है, या में से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मानव संसाधन नियोजन की पूर्वानुमान विधि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। तो का प्रबंधकीय अनुमान, खा प्रबंधकीय ग्रिड, गा कार्य अध्ययन तकनीकें, घा तो सांख्यिकी तकनीकें। तो आपको सही जो है प्रबंधकीय ग्रिड, मैनेजमेंट ग्रिड जो होती है उसको जो है मानव संसाधन नियोजन की पूर्वानुमान विधि में जो है नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो दो प्रतिभूतियों के प्रत्यय जिस अंश के साथ साथ बदलते हैं उसे प्रकट किया जाता है सहसंबंध द्वारा, उत्तोलन द्वारा, सहप्रसरण द्वारा, बीटा द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। ये पूछा गया सवाल है, रिवीजन पहले भी हो चुका है। तो गा सही विकल्प है, सहप्रसरण के द्वारा जो है उसे प्रकट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आखिरी 3 सवाल बचे हैं, उसके बाद आज के स्पेशल टॉपिक पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय प्रभागों को किसी अन्य नवनिर्मित कंपनी को अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। डिमर्जर, निर्विलियन, विलियन, समता का आंशिक विक्रय
और विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट तो डीमर्जर यानी निर्विलीन कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिए, ये हमेशा रिवीजन रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आने वाले समय में जो है ये इसको आने की संभावना 110% होती है। ये वन टाइप क्वेश्चन है ना, वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात की जाए तो आरंभिक अवस्था में जोखिम पूंजी वित्त पोषण निम्न के माध्यम से नहीं होता है। किसके माध्यम से नहीं होता है? ऋण विपत्र के माध्यम से, गहन पट्टा बंधन पत्र के माध्यम से, समता इक्विटी शेयर के माध्यम से, सशस्त्र ऋण के माध्यम से। तो गा यानी इक्विटी शेयर के माध्यम से जो है जोखिम पूंजी वित्त पोषण नहीं होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे क्लास, आज का क्लास के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी 2 सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो उत्तरदायित्व लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, उत्तरदायित्व केंद्र का निष्पादन मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरओआई के द्वारा, बिक्री पर प्रतिफल के द्वारा, ईवीए के द्वारा और उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। घा सही विकल्प है, उपयुक्त सभी से जो है निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। तो आखिरी सवाल को बता दूं, आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और बता दूं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, उसी पर एक रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चालू खाता लेन देन के अंतर्गत कौन सी मद समाविष्ट नहीं होती है? तो सेवाएं, क, ख स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाएं, ग एक पक्षीय हस्तांतरण, घ निवेश आय। तो ये सिंपल सी सवाल था। ये खा जो है स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाएं जो है चालू खाता लेन देन के अंतर्गत समाविष्ट नहीं होती है ना। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाएं नहीं होती है। चलिए आगे बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये जो है ब्रिटिश शासन के दौरान सभी संस्थान कंपनी अधिनियम के तहत अपने खातों का पक्का रिकॉर्ड रखती थी। प्रमाणिक लेखा परीक्षक जिन्होंने लेखा डिप्लोमा का पाठ्यक्रम पूरा किया है, लेखा पुस्तकों का लेखा जोखा रखते थे। भारत में लेखांकन पेशा अकाउंटिंग प्रोफेशन 1948 तक अनियंत्रित रहा था। हालांकि 1949 में एक विशेष समिति ने जो है एक स्वायत्त निकाय और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम का गठन का सुझाव दिया। 1 जुलाई 1949 को ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में लेखांकन कानूनों को विनियमित करना था। 1949 में स्थापित ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा और वैधानिक निकाय है। इसके पुराने सबसे पेशेवर संस्थाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल जो है 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है। भारत की संसद द्वारा 1949 में स्थापित ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा और आधुनिक निकाय है। वहीं भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। गौरतलब है कि दुनिया भर में ICAI और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लगभग 2.5 लाख सदस्य को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यह एक सरकारी संस्थानों जैसे कि RBI, SEBI, SEBI, MCA, रेडा आदि नीतियों को नीति निर्माण में सहयोग भी करता है। तो बता दूं कि ये जो है ICAI फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के छात्रों के जो है तैयारी के कर रहे CA अभ्यर्थियों के जो है एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है ICAI BOS लॉन्च कर दिया गया है। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं निहार N जम्बूसरिया, चेयरमैन ही है। तो बता दूं कि ICAI सदस्यता के मामले में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखांकन संस्थान है ICAI। ICAI कंपनियों पर लागू होने वाला लेखा मानक की सिफारिश लेखांकन मानकों को राष्ट्रीय सलाहकार समिति NACAS से करती है और अन्य संगठनों पर लागू होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित परीक्षाओं में भाग लेकर के और 3 साल के व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान गुजर कर ICAI का सदस्य बन सकता है। सदस्यता की परीक्षा अपने कठोर मानकों के लिए जानी जाती है। अपने अस्तित्व के लगभग 6 दशकों के दौरान भारतीय सनदी लेखा संस्थान न केवल देश के एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है, लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नीति के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ICAI कंपनी पर लागू होने वाला लेखा मानकों की सिफारिश लेखांकन मानकों को राष्ट्रीय सलाहकार समिति से करती है और अन्य संगठनों को लागू होने के लिए जो काम करती है। तो बता दूं इसका जो उद्देश्य मुख्य रूप से यह एक राष्ट्रीय पेशेवर निकाय है। इसको जो है ICAI 1941 एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया। यह CA बनने की योग्यता को निर्धारित करता है, परीक्षा लेता है तथा लेखांकन की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी देता है। लेखांकन के पेशे के विनियमन के उद्देश्य को भी से इसको की गई थी इसकी स्थापना।
तो ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से। आई होप आपको कभी जो भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हुए होंगे इससे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, जो कि लेखांकन से जुड़ा हुआ विनियमन और भी बहुत सारे काम करती है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। थैंक यू।